अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। सैटरडे स्पेशल क्लास है अपनी द आर्ट ऑफ रीडिंग की। देखिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ मैं आपको। अगर ये बड़ा सा सेंटेंस आपको दिखाया जाए जिसमें कुछ एरर्स भी हैं, ज़्यादातर बच्चों का इनफैक्ट 70-80% की शिकायत यही होगी कि ये सेंटेंस तो सर पढ़ लेंगे, लेकिन हमें लॉजिक समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड पहले और कौन सा वर्ड बाद में, कहाँ कौन सा ग्रामर रूल किस लॉजिक की वजह से लगा हुआ है। और वर्ड्स के मीनिंग भी बदल जाते हैं सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस वजह से मैथ्स जैसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है इंग्लिश को हैंडल करने में। और यही ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का। आपको इस क्लास के अंदर मैं मैथ्स का लॉजिक इंग्लिश में लगाना सिखाता हूं। सेंटेंसेस आएंगे बड़े बड़े, द हिंदू से उठाए गए हैं सारे। हर सेंटेंस के हर वर्ड को आप मेरे साथ ब्रेक करेंगे। ब्रेक करते हुए समझेंगे कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, कैसे ग्रामर के लॉजिक यहां पे लगे हुए हैं और वोकैब को आपको कैसे हैंडल करना है। तो फुल ऑन पैकेज है क्लास। बिना देरी के इसको शुरू करेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। कोशिश हमारी यही होती है कि ये वो कंटेंट हो जो आपको शायद पेड कोचिंग्स में भी ना मिले। आप खुद ही डिसाइड करेंगे 5 मिनट की क्लास में। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है अपना। मैं चाहता हूं वीडियो को कर लो पॉज और एक बार अपना पूरा दम लगा के इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो, जितना निकाल सको। और कोई एरर कहीं दिख रही हो तो दिमाग में उसको मार्क कर लो। फिर अपने इसको पढ़ने की और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, खुद से ट्राई देना। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं। पहले सेंटेंस को आराम से पढ़ो। कह रहा है अ न्यू 100,000 डॉलर एनुअल फी for H-1B visa applications are intended to crack down on a system. The Trump's close allies say have been used by tech companies to avoid hiring American workers. बड़ा टेढ़ा सेंटेंस है ये, मुझे पता है। आप में से 10 में से 2 कोई पकड़ में आया होगा ये। चलो, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है। देखो, ये सेंटेंस जो ऐसा लिखा हुआ है ना, आपके दिमाग में ये ऐसा होना चाहिए। और ये ऐसा मैंने पीसेस कैसे किए हैं, मैंने हर फ्रेज, क्लोज और सब्जेक्ट वर्ब को अलग लाइन में डाल दिया है। आपको इन्हीं पीसेस के अंदर सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना होगा, तभी पता कर पाओगे आप। चलो, अ न्यू 100,000 या $1,00,000 एनुअल फी। एक नई $1,00,000 की एनुअल फीस। अब यहीं पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, यहीं पे रुक जाओ। क्या हुआ इस फीस में भाई? कह रहा है जी फॉर H-1B वीजा एप्लीकेशंस। अब ये जो फॉर वाला पूरा आप देख रहे हो, ये फीस के बारे में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और क्या काम कर रहा है? फीस के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये फॉर नाम की प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज। और एडजेक्टिव क्यों बोल रहा हूं? ये बता रहा है ये फीस क्यों है। स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, किस चीज की फीस है? कह रहा है ये फीस जो है ना, ये है H-1B वीजा की एप्लीकेशंस के लिए। अगर आपको अमेरिका में जाना है, वीजा लगाना है, तो उसकी एप्लीकेशन के साथ में $1,00,000 का चेक लगाना पड़ेगा। कह रहा है जी ये फी जो है ना, आर इंटेंडेड, ये इंटेंडेड है। अब इंटेंडेड क्या होता है भाई? अंग्रेजी में एक वर्ड है इंटेंशन, सभी को ये वर्ड पता है। इंटेंशन से मतलब होता है आपका इरादा। इसी से वर्ब बनती है इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है इरादा रखना। नाउन से बना दी आपने वर्ब, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं तो वो हो जाती है इंटेंडेड। आपका क्या इरादा था, या कौन सी चीज किस इरादे से की गई थी। कह रहे ये एप्लीकेशंस और इसकी जो फीस है ये इंटेंडेड है, इसका ये इरादा है। क्या इरादा है भाई इसका? ये इरादा है इसका कि ये क्रैक डाउन करे। 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म आपको मिल जाए तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या काम करता है? ये बताता है फ्यूचर में होने वाले एक पॉसिबल एक्शन को। इंटेंशन ये है, इंटेंडेड ये इस तरीके से है कि ये करेगा क्रैक डाउन। क्रैक डाउन करना ये एक फ्रेजल वर्ब है अंग्रेजी में। आप इसको डिक्शनरी में खोलो, इसका हिंदी में मतलब होता है धर पकड़ करना या शिकंजा कसना। तो ये एप्लीकेशन इसलिए है, इरादा ये है फीस का कि ये धर पकड़ करे या शिकंजा कसे। और किस पे कसे? अब वो जिस चीज पे कसेगा वो चीज लिखी हुई है इसने प्रेपोजिशन लगा के, ऑन अ सिस्टम। शिकंजा कसा जाएगा, क्रैक डाउन किया जाएगा एक सिस्टम पे। इतना पकड़ पाए? ये बहुत इजी वाला पार्ट था। अब पढ़ते हैं एडवांस वाले पार्ट पे। आगे आप देखोगे अजीब सा एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। द ट्रम्प्स क्लोज अलाइज से, ट्रंप का
क्लोज यानी नजदीक, जो उनके अलाइज हैं या दोस्त हैं वो ऐसा कहते हैं। बात ठीक है, कहते हैं, लेकिन इस वर्ड से, इस पहले वाले सेंटेंस से, इससे क्या इसका कनेक्शन है? ना कोई कॉमा लगा बीच में, ना यहाँ फुल स्टॉप लगा, नया सेंटेंस चुपचाप शुरू कर दिया। लिख लो कहीं साइड में, अंग्रेजी में जब भी आपको ऐसा लगे कि नया सेंटेंस शुरू हो गया है, पुराने वाले से कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो बीच में एक कंजंक्शन होती है जो कि होती है मिसिंग, दैट या फिर हो सकती है विच। ठीक है, यहां पे एक कंजंक्शन लगी हुई है दैट या विच, जो लिखी नहीं है इस भाई साहब ने, चुपचाप खा गया ये। अगर वो लगा दोगे तो पुराने वाले से कनेक्शन बैठ जाएगा। कह रहा है जी ये वो सिस्टम है दैट, अब सिस्टम के बारे में बताएगा। ट्रंप के क्लोज अलाइज ऐसा कहते हैं, जिस सिस्टम के लिए ट्रंप के नजदीकी दोस्त ऐसा कहते हैं कि वो यूज कर लिया गया है, हैव बीन यूज्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है परफेक्ट टेंस में, हैव बीन यूज्ड, और किसके द्वारा? टेक कंपनीज के द्वारा, आईटी फर्म्स के द्वारा। और क्यों यूज किया गया? अगेन 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म लगे, 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म लगे तो एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताया जाता है, जो होने वाला काम है। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें हायर करने को या नौकरी पे रखने को अमेरिकन वर्कर्स को। तो ये क्या करती हैं कंपनियां, टेक कंपनियां? अमेरिका को कोई स्टूडेंट होगा, उसको अपनी कंपनी में नौकरी देंगी तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, अमेरिका में है ना, डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। तो ये H1B लगा करके भारत से, चाइना से किसी को बुला लेंगी कम पैसे पे। हमारे लिए वो पैसा डॉलर में बहुत होगा और उनके लिए कम होगा। तो ये ट्रम्प के क्लोज अलाइज कहते हैं कि इस सिस्टम को इन्होंने यूज किया है टेक कंपनीज ने, ताकि डॉलर में कम पैसे देने पड़े और भारतीयों को बुला करके नौकरी दे दे। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनी। अब मैं एक बार फिर से सेंटेंस को खोल रहा हूं आपके सामने। इस तरीके से पढ़ के आपको भी लग रहा होगा यार ये तो मुझे ही समझ में आ गया, बस यही आपको तरीका सीखना है। नई एक फीस है $1,00,000 की, और फीस है एनुअल फीस। न्यू एडजेक्टिव है, अ आर्टिकल है, $1,00,000 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, फीस एनुअल है, हर साल आएगी, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। ये चारों एडजेक्टिव इस फी के लिए आए हैं और एक आर्टिकल आया इस फी के बारे में बता रहा है। फी किसके लिए? फी है जी H1B एप्लीकेशंस के लिए। ये पूरा जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस फी नाम के वर्ड के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, एप्लीकेशंस इसका ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, और एप्लीकेशन किसकी है? H1B वीजा की। ये H1B वीजा जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बन के। कह रहा है जी ये फी जो है ना ये इंटेंडेड है। अब ध्यान से आपने देखा होगा तो ये फी यहाँ पे सिंगुलर है, फीस नहीं लिखा हुआ, फीस लिखा होता तो प्लूरल हो जाता। तो ये फीस ना होकर के फी है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाओ। आपको लगेगा कि एप्लीकेशंस के बाद में आर लगा हुआ है तो सही है, पर जिस बच्चे ने इसको ब्रेक किया उसको पता लगा सर ये एप्लीकेशंस की वर्ब नहीं है, ये वर्ब तो फीस की है। एप्लीकेशन थोड़ा ना इंटेंडेड है सिस्टम पे क्रैक डाउन करने के लिए। एप्लीकेशंस तो बेचारी फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनको तो कोई वर्ब लेने की जरूरत है ही नहीं। जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन का वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए तो फिर उसको दूसरा ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत, उसको वर्ब लेने की जरूरत नहीं होती। तो एप्लीकेशंस तो बेचारा बंधा हुआ है इस फॉर नाम की प्रेपोजिशन से। ये जो वर्ब लगी हुई है वो लगी हुई है फी की। फी का ही इंटेंशन है कि वो क्रैक डाउन करेगी, शिकंजा कसेगी। तो वर्ब को यहां पे सिंगुलर करना होगा, ये है ग्रामर का लॉजिक। इज इंटेंडेड, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, फीस को इस तरीके से इंटेंड किया गया है, उसका ये इरादा रखा गया है। टू क्रैक डाउन की वो क्रैक डाउन करे, और क्रैक डाउन करेगी एक सिस्टम पे, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये पूरा इन्फिनेटिव है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे आपने सोचा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब बीच में दैट कंजंक्शन ये खा गया, तो यहां पे लगी हुई है दैट, ये वो सिस्टम है दैट। अब उसके बारे में बताएगा जिसको ट्रम्प के अलाइज ऐसा कहते हैं। दैट का मतलब है वो या जिसे, तो जिसे ट्रम्प के क्लोज अलाई ऐसा कहते हैं। तो ट्रम्प के क्लोज अलाइज बन गया यहां पे सब्जेक्ट नंबर 2, और वर्ब बन गई इनकी से, वर्ब नंबर 2। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पहला सब्जेक्ट था फीस, वर्ब थी इसकी आर, जो हमने इस बना दी, सही कर दी। ठीक है, दैट कंजंक्शन आई तो एक नया सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है उसकी से। अब देखो सिस्टम दैट ट्रम्प्स क्लोज अलाई से हैव बीन यूज्ड। अब ये किसकी वर्ब है भाई? ट्रम्प के अलाइज को यूज किया गया है या सिस्टम को यूज किया गया है? देखो ये वर्ब है दैट नाम के इस रिलेटिव प्रोनाउन की, जो बीच में से खा गए। समझ पा रहे हो? सिस्टम दैट हैज बीन यूज्ड, सिस्टम के लिए दैट लगाया, सिस्टम सिंगुलर है तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सिस्टम्स होते तो फिर दैट की जगह, दैट की वर्ब को जो है हैज की जगह पे हैव हो जाती।
रिलेटिव प्रोनाउन चेंज नहीं होता, दैट ही रहता है, दैट का दोज मत बनाना, इसको चेंज नहीं करना होता, चाहे सिंगुलर एंटीसीडेंट हो चाहे प्लूरल एंटीसीडेंट हो। यहाँ पे आपने सिस्टम्स भी लिखा होता तो भी दैट आता, लेकिन फिर इसकी वर्ब होती प्लूरल जो यहाँ पे सही होती। पर अब जो सिस्टम के हिसाब से मुझे हैज लगाना पड़ेगा, सिस्टम दैट हैज बीन यूज्ड, और किसके द्वारा, बाय प्रेपोजिशन ऑफ द टेक कंपनीज के द्वारा। और क्यों, टू अवॉइड करने के लिए हायरिंग को, नौकरी पे रखने को अमेरिकन वर्कर्स को। अवॉइड एक स्पेशल वर्ब अंग्रेजी में जो अपने बाद दूसरी कोई अगर वर्ब लेगी तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लेती है। तो ये फॉर्मूला तो मैं लिखवा ही नहीं रहा हूं, ऑलरेडी आपको आता है ना। कंसीडर, अवॉइड, रिपोर्ट, इमेजिन, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, अवॉइड, सारी वर्ब्स अपने बाद में लेंगी तो या नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे कोई नाउन ना आकर के वर्ब आई हुई है तो आईएनजी फॉर्म में लगाया हुआ है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सोच के बताओ। इस अंडरस्टैंडिंग से बच्चे हैं मार्केट में, एग्जाम दे रहे हैं, और ये कोचिंग से नहीं आती है, इस वीडियो को देख करके भी नहीं आएगी। ये काम आपको खुद से करना होगा, एक नहीं 1000 सेंटेंसेस पे। मैं आपको 4-5 करवा सकता हूं हफ्ते में, बाकी काम किसका है, आपका है। समझ ना आए तो अपने टीचर से पूछो, और जो टीचर बता ना पाए कि सर ये क्या था, वो टीचर कहते जी, गोली देते ना इंग्लिश में, टीचर बहुत गोली देंगे आपको। जो चीज़ उसको नहीं आती होती टीचर को, जनरली टीचर को बोल देता है अरे ये ऐसा ही होता है। तो वो ऐसा ही होता वाला अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो समझ लो टीचर बदलने का टाइम आ चुका है। चलो बड़े नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, मजा आ रहा है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सर्च करें @official_YT प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है, 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। आराम से इसको पढ़ना है और निकालो कहां एरर्स है, फिर मैं करवाऊंगा। लंबा सेंटेंस है, घबराना नहीं है। शुरू करें, चलिए। कह रहा है ड्यू टू मोर इंपोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड CO2 emissions and declining production is making crude carrying pipelines economically less viable. Were the government closed the main pipeline, the state would need to import more foreign crude. खतरनाक सेंटेंस है, पर अपने क्या इसको तोड़ना जानते। पहले मैंने एक पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज ले लिया, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, आसान भाषा में इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ। कह रहा है जी बिकॉज ऑफ, की वजह से। किसकी वजह से भाई, इस पूरी बात की वजह से। बात क्या है, मोर इंपोर्ट्स हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड CO2 एमिशंस। ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं या माल की खरीदी है, आयात है, उन्होंने पहले से ही इंक्रीज कर दिया है परफेक्ट टेंस के अंदर CO2 के धुएं को या उसके एमिशन को। एमिशन क्या होता है, आसान भाषा में इसको स्मोक बोल सकते हैं। जो आप एमिट कर रहे हो एनवायरमेंट में वो धुआं ही होगा, और धुआं ही एमिशन कहलाता है। कह रहा है जी इस वजह से कि जो CO2 जो ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो पहले से ही बढ़ा चुके हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं को। अच्छा, और कौन सी वजह, एक और वजह भी लिख दी इसने एंड लगा के। एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज मेकिंग क्रूड कैरिंग पाइपलाइंस इकोनॉमिकली लेस वाइबल। और जो घटती हुई आबादियां हैं वो बना रही हैं या मेक कर रही हैं क्रूड को कैरी करने वाली, क्रूड कैरिंग,
पाइपलाइन को आर्थिक तौर पे या इकोनॉमिकली कम वायबल या कम रीजनेबल। वायबल क्या होता है? कोई काम आप करो पैसा लगा करके, पाइपलाइन लगाओ 10,000 करोड़ की, और उसमें से पता लगे महीने में 1 करोड़ का क्रूड ऑयल जो है बहता है, क्योंकि पॉपुलेशन आगे बहुत कम है, तो ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। 10,000 करोड़ की पाइपलाइन लगा के अगर महीने में 1 करोड़ का क्रूड ऑयल भेजना है तो फिर 1 करोड़ का ट्रक से ही भेज देते, पाइपलाइन क्यों लगानी थी? तो वायबल वो प्रोजेक्ट होते हैं जो पैसे को जस्टिफाई करें। तो कह रहा है जी डिक्लाइन करती हुई पॉपुलेशन पहले से ही बना रही है क्रूड को कैरी वाली करने वाली पाइपलाइन को आर्थिक तौर पे लेस वाइबल या लेस रीजनेबल। कह रहा है जी इन दोनों रीजंस की वजह से, ड्यू टू थिंग नंबर 1 एंड थिंग नंबर 2। अब देखो हुआ क्या, कॉमा लगा दिया इसने। वर द गवर्नमेंट क्लोज्ड द मेन पाइपलाइन, यहां पे सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाई हुई है, अभी करवाऊंगा, मीनिंग बता रहा हूं अभी खाली। कह रहा है जी वर द गवर्नमेंट क्लोज द मेन पाइपलाइन, अगर गवर्नमेंट क्लोज कर दे, बंद कर दे मेन ही पाइपलाइन को, द स्टेट वुड नीड टू इंपोर्ट इवन मोर फॉरेन क्रूड, तो स्टेट को जरूरत होगी, वुड नीड, कि वो इंपोर्ट करे या खरीदे और ज्यादा फॉरेन क्रूड को या बाहर से क्रूड को। तो अपने देश में पाइपलाइन एक बनी हुई है, 2 बनी हुई है मेन पाइपलाइंस, उसके अलावा छोटी मोटी पाइपलाइंस और हैं। कह रहा है जी पहले से ही क्रूड के जो एमिशंस है वो बढ़ चुके हैं इंपोर्ट्स की वजह से, और कम होती हुई पॉपुलेशन की वजह से पाइपलाइन भी बहुत कम वाइबल हो रही हैं। तो कह रहा है अगर एक जो मेन पाइपलाइन है अगर वो भी सरकार ने बंद कर दी तो फिर इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, बाहर से दूसरी कंट्री से इनको क्रूड मंगाना पड़ेगा। अब इस घटना के पीछे कोई और घटना भी होगी, पूरी कहानी अपने को समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये सेंटेंस का मोटा मोटा मीनिंग आपने निकाल लिया। अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देख के आपको पकड़ने हैं इसके एरर्स को, ठीक है। देखिए ड्यू टू मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है प्रेपोजिशन, मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ, की वजह से। ड्यू टू को बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। जो बच्चे मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं उनको पता होगा ये ऑन अकाउंट ऑफ बहुत बार आता है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। लेकिन ध्यान क्या देना, ये तीनों बेचारी प्रेपोजिशन है, और अंग्रेजी में प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ले सकता है एक नाउन को या एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अपना ऑब्जेक्ट बना के। ये बात कहीं लिख लो, बार बार आएगी, ये बेसिक्स है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 6/2 3 होता है, ये बेसिक्स है ना। तो प्रेपोजिशन अंग्रेजी में आती है तो बेचारी को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, चेला चाहिए होता है, और चेला बन सकता है या तो एक नाउन है या फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। लेकिन इस प्रेपोजिशन के साथ आपने क्या किया, आपने इसके साथ एक ऑब्जेक्ट ना लगा करके पूरा क्लोज लगा दिया। क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। देखो की वजह से बढ़ते हुए इंपोर्ट्स जो कि पहले से ही इंक्रीज कर चुके हैं CO2 एमिशंस को, इंपोर्ट्स को सब्जेक्ट मान लें, सब्जेक्ट नंबर 1, और वर्ब मान लें हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड, वर्ब नंबर 1, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का क्लोज बन गया। ये प्रेपोजिशन कह रही है कि मुझे एक चेला दे दो, एक नाउन दे दो। नाउन अगर इंपोर्ट्स इसके पास चला जाए तो फिर ये वर्ब किसकी होगी? समझ पा रहे हो? एक नाउन अंग्रेजी में या तो चेला बन सकता है या वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना इसके लिए जरूरी है, इसका चेला बनना इससे बैठ नहीं रहा। तो क्या करें, इस ड्यू टू को एक ऐसे फॉर्म में बदलो कि इसको चेला ना चाहिए हो, यानी इसको प्रेपोजिशन से कंजंक्शन फॉर्म में ले आओ और मीनिंग इसका ना बदलता हो। तो बिकॉज ऑफ को अगर कंजंक्शन फॉर्म में लाना हो ड्यू टू को, तो कंजंक्शन फॉर्म होती है या तो बिकॉज बिना ऑफ के, या फिर होती है सिंस। सिंस का मतलब भी होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि, ड्यू टू का मतलब भी होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ का मतलब भी होता है क्योंकि, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब भी होता है क्योंकि। लेकिन ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, जिसके लास्ट में ऑफ लगा हुआ है, जिसके लास्ट में टू लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन है, चेला लेती है साथ में। जिसके टू ऑफ नहीं लगा हुआ वो कंजंक्शन है, तो चेले की जरूरत उनको है नहीं। तो मैं इस ड्यू टू को चेंज कर दूंगा बिकॉज में या फिर सिंस में। तो ये लॉजिक आपको लगाना था। समझ पा रहे हो सिंस क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब का क्लोज जो है इससे छेड़खानी ना कर पाए, इसलिए इसको सिंस में चेंज करना पड़ा। चलो सब्जेक्ट नंबर 1 बन गया इंपोर्ट्स, वर्ब बन गई उसकी हैव इंक्रीज्ड या हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड। इंक्रीज किसको किया है? CO2 के ओमिशंस को किया है। इस एमिशंस नाम के नाउन ने वर्ब से व्हाट का रिप्लाई किया, इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। एंड कंजंक्शन लग गई, एक और सब्जेक्ट आया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो गिरती जा रही है, डिक्लाइनिंग एक एडजेक्टिव है पॉपुलेशन नाम के नाउन के लिए। वर्ब है इसकी इज मेकिंग, ये पॉपुलेशन मेक कर रही है, सब्जेक्ट 2 की वर्ब नंबर 2।
और क्या कर रही है, ये बना रही है या मेक कर रही है इन पाइपलाइंस को आर्थिक तौर पे कम वाइबल। मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है पाइपलाइंस। पाइपलाइन वो है जो क्रूड को कैरी करती हैं। पाइपलाइन कई तरह की हो सकती है ना, स्टील की पाइपलाइन, लोहे की पाइपलाइन, प्लास्टिक की पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन, दूध की पाइपलाइन। ये वो पाइपलाइन है जो क्रूड को कैरी करती है। समझ पा रहे हो, ये वर्ड कुछ और नहीं है, इस पाइपलाइन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो एडजेक्टिव है। और वाइबल बनाती हैं तो लेस वाइबल, यहां वाइबल एक एडजेक्टिव है, लेस एक एडवर्ब है, इकोनॉमिकली भी एक एडवर्ब है। किस तरीके से कम, इकोनॉमिकली कम वाइबल। आप पूछ सकते हो सर ये एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये मेक एक ऐसी वर्ब है जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, जो आज मैं आज की क्लास में नहीं करवाऊंगा, फिर डोज जो है हैवी हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, सब कुछ एक क्लास में करना फिर मुझे पता है इससे क्या होता है, बचा नहीं पाओगे आप। तो ये मेकिंग का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वाइबल। छोड़ो इसको, अभी फिर किसी क्लास में करवा देंगे। अब आगे बढ़ो। अब लग गया कॉमा। ये बात आपने पूरी समझ ली कि दो वजह से, इन दो वजह से हुआ क्या, हुआ ये अगर सरकार बंद कर दे मेन पाइपलाइन को, वर द गवर्नमेंट क्लोज द मेन पाइपलाइन, गवर्नमेंट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी वर और साथ में बनेगी क्लोज्ड। इन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि सेकंड कंडीशनल का ऑल्टरनेटिव फॉर्म बना हुआ है, अभी बना के दिखाऊंगा आपको। क्लोज किसको करना है, मेन पाइपलाइन को करना है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है पाइपलाइन। देन स्टेट वुड नीड टू इंपोर्ट मोर फॉरेन क्रूड, तो स्टेट को जरूरत होगी इंपोर्ट करने की और ज्यादा फॉरेन क्रूड को। स्टेट बन गया सब्जेक्ट नंबर 4, वर्ब बन गई वुड नीड। नीड किस चीज की है, इंपोर्ट करने की, टू इंपोर्ट बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। इंपोर्ट किसको करना है, फॉरेन क्रूड को, बाहर से तेल को। इवन मोर यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, यहां तक कि और भी ज्यादा। तो एकदम खोल के मैंने समझा दिया है, जितना आपको मोटा मोटा समझना उतना ही समझे। मैं तो टीचर की तरह समझा रहा हूं, आपको तो टीचर नहीं बनना है ना, मोटा मोटा आइडिया आपको लेना है। मैंने हर चीज बोल दी है, कोई बच्चा बहुत गहरे में उतरना चाहे पानी में तो उसको भी उतार सकते हैं अपने। चलो अब इसमें गलती कहां है, गलती है जी, पहली एरर ये थी कि ड्यू टू था, ड्यू टू को आपको प्रेपोजिशन में बदलना पड़ा, क्योंकि ड्यू टू को एक वर्ब, एक नाउन चाहिए था चेला बना के, और इंपोर्ट्स नाम का नाउन अगर इसका चेला बन जाता तो हैव इंक्रीज नाम की वर्ब के पास कहीं जाने का कोई रास्ता ना बचता। तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते, वर्ब को पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर जो प्रेपोजिशन है उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे ताकि उसको नाउन ना चाहिए हो। प्रेपोजिशन क्योंकि, ड्यू टू का क्योंकि जैसा जवाब जो है कंजंक्शन देती है, जो कि है सिंस या फिर बिकॉज। एक और कंजंक्शन है इनकी तरह एज, ठीक है, तीनों का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन एक कंजंक्शन है बिना किसी नाउन के रिक्वायरमेंट के यूज हो जाती हैं। तो पहली एरर थी अपनी ये। दूसरी एरर पता है कहां है, दूसरी है इस सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। आज सेकंड कंडीशनल भी सिखा देंगे आपको, ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी सीख जाओगे। देखो सेकंड कंडीशनल होता क्या है, पहले तो यही समझ लो। मैं आपसे बोलूं यार अगर तुम 12 घंटे पढ़ो ना तो तुम ये एग्जाम के सारे एग्जाम पास कर लो। ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ये बात है सेकंड कंडीशनल की, और ये ऐसी बात ऐसी कंडीशन में बोली जाती है जब कोई काम होता हुआ ना दिख रहा हो। आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते दिन में, और मैं आपको पता क्या कह रहा हूं, यार तुम 12 घंटे पढ़ो ना तो तुम्हारे सारे एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। तो जब आपको कोई अनरियल सी कंडीशन बोलनी हो, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, होगा नहीं, आपको अंदर से लग रहा है होगा नहीं, तब आपको यूज करना होता है सेकंड कंडीशनल। स्ट्रक्चर क्या होती है, इफ वी यूज टेक्नोलॉजी वाइजली मेनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। इसमें इफ का इस्तेमाल होता है अगर हम इस्तेमाल करें, यूज करें टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से, वाइजली यानी समझदारी से। यहां पे वर्ब लगती है सेकंड फॉर्म V2, हमेशा V2 ही लगेगी, याद रखना सेकंड कंडीशनल में और कुछ नहीं लगता। यूज्ड, प्लेड, एट, स्लेप्ट, है ना V2। तो अगर हम इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वुड बी सॉल्व्ड। इसमें वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म एक्टिव में और बी प्लस में V3 पैसिव में इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना, तो बी सेकंड कंडीशनल की स्ट्रक्चर क्या है, इफ के साथ में V2, ये बनेगी कंडीशन अगर ऐसा हो, तो जैसा हो जाए तो रिजल्ट के साथ में, रिजल्ट के लिए आपको वुड का इस्तेमाल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अब देखो सेकंड कंडीशनल को अगर आप पैसिव में लिखो ना, तो देखो बना के दिखाता हूं। इफ वी यूज्ड टेक्नोलॉजी वाइजली, इसको मैं पैसिव में चेंज करना चाह रहा हूं। कैसे बनाऊंगा पैसिव, पैसिव आपको बनाना आता है। इफ टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड वाइजली, ऐसे लिखेंगे, ये भी सेकंड कंडीशनल है भाई। एक्टिव से पैसिव में तो बदला आपने, बात तो वही है सारी की सारी, सेंटेंस का मीनिंग अभी भी वही का वही है। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो समझदारी से तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ है, दोनों तरफ पैसिव में। लेकिन ये जो आपने सेंटेंस बनाया है गलत है। क्यों गलत है, सेकंड कंडीशनल में
आप ये जो V2 देख रहे हो ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, इसको बोलते हैं पास्ट सब्जेंटिव मूड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके एक फ्यूचर की हसरत को बारे में बताया गया है। समझ पा रहे हो? एक नया तरीका है अंग्रेजी में फ्यूचर के बारे में बोलने का। सेकंड फॉर्म वर्ब के लगाते हो पास्ट वाली, लेकिन फ्यूचर के एक हसरत, दिली तमन्ना की बात करते हो। तो इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी पैसिव बनाना हो या फिर लिंक वर्ब का इस्तेमाल करना हो वॉज का, तो वॉज की जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं वर का। ये निशानी है कि मैं प्रेजेंट पास्ट सब्जेंटिव मूड का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए वॉज की जगह वर लगा रहा हूं। रीडर को निशानी देने के लिए अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल में नहीं होता। तो सही सेंटेंस बना, इफ टेक्नोलॉजी वर यूज्ड वाइजली मेनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। अब देखो इसकी बनानी है हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऑल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब होता है वैकल्पिक रूप। सेकंड कंडीशनल से अगर मैं इफ को निकाल सकूं किसी तरीके से और मीनिंग वही रहे तो वो कहलाएगी ऑल्टरनेटिव फॉर्म। तो निकालने का तरीका पता क्या है? इस इफ को उठाओ, गायब करो और इस वर को उठा के शुरू में ले आओ। वर टेक्नोलॉजी यूज्ड वाइजली मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। ये टू भी बीच में ऑप्शनल है, क्यों है आपको बताऊंगा, अभी इसको देखो मत, अभी बाकी का सेंटेंस देखो। वर को उठाया, शुरू में लाया, इफ को हटाया, टेक्नोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी लिखा, यूज रखा था वहीं का वहीं पड़ा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, आगे सेंटेंस पूरा बना हुआ है। यह कहलाती है सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। लेकिन यह फॉर्म आपको एक्टिव में भी तो बनानी पड़ेगी। पैसिव में तो वर लगा हुआ था, उठा के ले आए। एक्टिव में क्या करोगे? एक्टिव में वर है ही नहीं, यहां पे उठाओगे किसको आगे? तो देखो जी, एक्टिव में लिखने का तरीका क्या होता है, इस सेंटेंस को एक और तरीके से इमेजिन किया जाता है ऐसा, इफ वी वर टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। ये स्ट्रक्चर बहुत बार आती है आपकी रीडिंग में, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। इफ आई एम टू गो, अगर मैं वहां जाऊं। इफ ही वर टू कम, अगर वो यहां आ जाता। वर टू का मतलब ही होता है, समझ गए ना, ये स्ट्रक्चर को ही वर टू से बताया जाता है अंग्रेजी में। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से मान लेते हैं और फिर इसका कंडीशनल जो है ऑल्टरनेटिव बना लेते हैं, वर को उठा के शुरू में ले आते हैं। तो इफ वी यूज टेक्नोलॉजी को आपने लिख दिया इफ वी वर टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। मीनिंग वही है, अभी भी वही, बिल्कुल वैसा का वैसा, लेकिन एक वर एक्स्ट्रा आ गया। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आपने वर लिया एक उठा के। अब इस चुपचाप वर को उठाओ, इफ की जगह रखो और बाकी सेंटेंस वैसा बना दो। इफ वी वर की जगह लिखोगे वर वी टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली मेनी प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड। समझ गए? अब इसका टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है, सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म मिलेगी तो उसके शुरू में मिलेगा वर। दूसरी चीज, अगर टू यूज लिखा हुआ मिले, टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ मिले तो समझ लो एक्टिव है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लो पैसिव है, क्योंकि पैसिव में वही था, वर प्लस V3 थी, वर ले आया आगे, V3 छोड़ दी। एक्टिव के अंदर मुझे वर मिलता नहीं तो टू यूज लिखना पड़ा, ऐसे वर ला करके फिर वर को उठा के आगे लाया हूं तो टू यूज यहां पे रहेगा। अगर टू इन्फिनेटिव मिल जाए तो सेंटेंस एक्टिव है, अगर V3 मिल जाए तो सेंटेंस पैसिव है। लॉजिकली समझ लिया आपने? एक बार इसको रिपीट कर लेना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा के दिखाओ इस सेंटेंस पे। वर द गवर्नमेंट क्लोज द मेन पाइपलाइन। अगर सरकार बंद कर दे मेन पाइपलाइन को, सरकार बंद कर दे मतलब एक्टिव सेंटेंस चाहिए। करने वाला कौन है? सरकार। काम क्या है? बंद करना। और लगा रखी है पैसिव की स्ट्रक्चर, लगा रखी है ना। या तो यूं लिखो वर द पाइपलाइन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट। पाइपलाइन अगर बंद हो जाए, पाइपलाइन बीच में लिख दो, फिर क्लोज लगा दो, पाइपलाइन पे काम हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। लेकिन सरकार को रखा है बीच में, सरकार तो करता है इस काम का, तो सेंटेंस एक्टिव में। सरकार जो है खुद बंद नहीं होगी, सरकार बंद करेगी पाइपलाइन को। तो यहां पे क्या करना है? एक्टिव स्ट्रक्चर लगानी है, क्लोज्ड की जगह पे लिख देना है टू क्लोज। वर द गवर्नमेंट टू क्लोज द मेन पाइपलाइन द स्टेट वुड नीड टू इंपोर्ट इवन मोर फॉरेन ट्रूथ। ये बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, किसी किसी को हो सकता है लगे, लेकिन ये लॉजिकल जो है एक्सप्लेनेशन है। मैथ्स का फॉर्मूला लगा के समझाया आपको, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई तुक्का नहीं मारना। स्ट्रक्चर आपने खुद बनाई, खुद तोड़ी, तोड़ करके खुद समझा और लास्ट में आपने ये निष्कर्ष निकाला कि टू प्लस में इन्फिनिटिव हो तो एक्टिव होता है और V3 लगाओ तो पैसिव होता है। और इसको यहां लगा के देखा तो आपने देखा सरकार को पैसिव में बंद करवा दिया गया है। सरकार तो बंद करेगी तो एक्टिव चाहिए, तो टू क्लोज लिखेंगे, पीछे का जो डी निकाल देंगे ना, टू क्लोज। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को।
होपफुली मजा आया होगा इस क्लास में आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट में, ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट आपने सीखे इन्हीं पे बेस्ड है। इसमें एक अनोनिमस नंबर ऑफ एरर्स हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। खुद से ट्राई दो इसको, पेपर पे ब्रेक करना प्रॉपरली अगर सीखना चाहते हो, और कमेंट सेक्शन में डालो ब्रेक करके एरर्स के साथ। जो बच्चे डालेंगे उनके ब्रेक एनालिसिस को हम फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। लिखोगे तो कुछ हेल्प कर पाएंगे, है ना। सब बच्चे इसको ट्राई करना, कल की क्लास से मुलाकात लेंगे आपसे। चलिए, अंटिल कुछ और भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।